दोस्तों, आज की कहानी है पति से घिन। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। निखिल की तबीयत बहुत तेज से खराब है। उसकी पत्नी कुमुद पिछले 1.5 सालों में जाने कितने वादे उसने खुद से किए, निखिल से किए, खूब बड़बड़ाई। पैसा था हाथ में, खूब उड़ाती रही। एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर तक, एक शहर से दूसरे शहर तक भागती रही। सब कुछ निखिल ने अपनी मेहनत से ही तो अर्जित किया है। यदि वही कुछ आज निखिल पर खर्चा हो रहा है तो उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। उसने बच्चों की तरफ देखना बंद कर दिया है। पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहें, बस वह सब संभाल लेगी। घंटों लैपटॉप पर, वेबसाइटों पर इलाज और डॉक्टर ढूंढती रहती। जैसे ही कुछ मिलता ईमेल कर देती या फोन पर संपर्क करती। दवाइयाँ, इंजेक्शन, टेस्ट नए सिरे से शुरू हो जाते। जब तक दवाइयाँ चलती वायरस का बढ़ना रुक जाता और जहाँ दवाइयाँ हटी वायरस तेजी से बढ़ने लगता। दवाइयों के साइड इफेक्ट होते, कभी शरीर पानी भरने से फूल जाता, कभी उल्टियाँ लग जाती, कभी खूब तेज बुखार चढ़ता, शरीर में खुजली हो जाती, दिल की धड़कनें बढ़ जाती, सांस उखड़ने लगती और कुमुद डॉक्टर तक दौड़ जाती। पिछले 1.5 साल से कुमुद जीना भूल गई, स्वयं को भूल गई। उसे याद है केवल निखिल और उसकी बीमारी। लाख रुपए महीना दवाइयों और टेस्टों पर खर्च कर जब साल भर बाद उसने खुद को टटोला तो बैंक बैलेंस आधे से अधिक खाली हो चुका था। कुमुद ने तो लीवर ट्रांसप्लांट का भी मन बनाया, डॉक्टर से सलाह ली। खर्चे की सुनकर पांव तले जमीन निकल गई। इसके बाद भी मरीज के बचने के 20% चांसेस, यदि बच गया तो बाद की दवाइयाँ का खर्चा, पहले लीवर की व्यवस्था करनी है। सिर थाम कर बैठ गई कुमुद। पापा से धड़कते दिल से जिक्र किया तो सुनकर वह भी सोच में पड़ गए। फिर समझाने लगे, बेटा, इतना खर्च करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हो पाया तो तू और बच्चे किस जगह जाएंगे? आज की ही नहीं, कल की भी सोच। पर पापा, निखिल ऐसे भी मौत और जिंदगी के बीच झूल रहे हैं, कितनी यातना सह रहे हैं। मैं क्या करूं? धैर्य रख बेटी, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और कोई रास्ता नहीं सूझता, तब ईश्वर के भरोसे नहीं बैठ जाना चाहिए, बल्कि तलाश जारी रखनी चाहिए। तू तानी के बारे में सोच। उसका MBA का प्रथम वर्ष है और मनु का इंटर। बेटी, इनके जीवन के सपने मत तोड़। मैंने यहाँ एक डॉक्टर से बात की है। ऐसे मरीज 8 से 10 साल भी खींच जाते हैं, तब तक बच्चे किसी लायक हो जाएंगे। सुनने और सोचने के अलावा कुमुद के पास कुछ भी नहीं बचा था। निखिल जहाँ जरा से संभलते कि शोरूम चले जाते हैं, नौकर और मैनेजर के सहारे कैसे काम चले। ना तानी को फुर्सत है और ना मनु को किसी शोरूम की तरफ झांक आए। स्वयं कुमुद एक पैर पर नाच रही है, आय कम होती जा रही है। इलाज शुरू करने से पहले ही डॉक्टर ने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी थी कि यदि आप 15 से 20 लाख खर्च करने की शक्ति रखते हैं तभी इलाज शुरू करें। असहाय निखिल सब देख रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि कुमुद की मुश्किलें आसान हो सकें। पर मुश्किलें आसान कहाँ हो पा रही है। वह स्वयं जानते हैं कि लीवर कैंसर एक दिन साथ लेकर ही जाएगा। बस वह भी वक्त को धक्का दे रहे हैं। उन्हें भी चिंता है कि उनके बाद परिवार का क्या होगा। अकेले कुमुद क्या क्या संभालेगी। इस बार निखिल ने मन बना लिया है कि मनु बोर्ड की परीक्षाएं दे ले,
फिर शोरूम संभाले। उनके इस निश्चय पर कुमुद अभी चुप है। वह निर्णय नहीं कर पा रही है कि क्या करना चाहिए। अभी पिछले दिनों निखिल को नर्सिंग होम में भर्ती कराना पड़ा। खून की उल्टियां रुक ही नहीं रही थी। डॉक्टर ने एंडोस्कोपी की और लीवर के सिस्ट बांधे, तब कहीं ब्लीडिंग रुक पाई। 50,000 पहले जमा कराने पड़े। कुमुद ने देखा अब तो पास बुक में महज इतने ही रुपए बचे हैं कि महीने भर का खर्च चल सके। अभी तो दवाइयों के लिए पैसे चाहिए। निखिल को बिना बताए सरफा बाजार जाकर अपने कुछ जेवर बेच आई। निखिल पूछते रहे कि तुम खर्च कैसे चला रही हो, पैसे कहाँ से आए, पर कुमुद ने कुछ नहीं बताया। जब तक चला सकती हूँ चलाने दो, मेरी हिम्मत मत तोड़ो। निखिल, देख रहा हूँ तुम्हें, अब सारे निर्णय आप लेने लगी हो। तुम्हें टेंशन करके और बीमार नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे अलावा भी तो कुछ सोचो। नहीं, इस समय पहली सोच तुम हो। निखिल, तुम आत्महत्या कर रही हो। कुमुद, ऐसे ही सही। निखिल, यदि मेरी आत्महत्या से तुम्हें जीवन मिलता है तो मुझे शुभकार है। निखिल ने चाहा कुमुद को खींचकर छाती से लगा ले, लेकिन आगे बढ़ते हाथ रुक गए। पिछले 1 साल से वह कुमुद को छूने को भी तरस गया है। डॉक्टर ने उसे मना किया है। उसके शरीर पर पिछले 1 सप्ताह से दवाई के रिएक्शन के कारण फुंसियाँ निकल आई है। वह चाहकर भी कुमुद को नहीं छू सकता। एक नादानी की इतनी बड़ी सजा बिना कुमुद को बताए निखिल भोग रहा है। क्या बताए कुमुद को कि उसने किन्हीं कमजोर पलों में परवीन के साथ होटल में एक रात किसी अन्य युवतिया के साथ गुजारी थी और वहीं से कुमुद के साथ विश्वासघात किया। उसके प्यार के भरोसे को तोड़ दिया। किस मुंह से बीते पलों की दास्तां कुमुद से कहें। कुमुद मर जाएगी, मर तो अब भी रही है, फिर शायद उसकी शक्ल भी ना देखे। डॉक्टर ने कुमुद को भी सख्त हिदायत दी है कि बिना दस्ताने पहने निखिल का कोई काम ना करे। उसके बलगम, थूक, पसीना या खून की बूंदें उसे या बच्चों को ना छुए। बिस्तर, कपड़े सब अलग रखे। निखिल का टॉयलेट भी अलग है। कुमुद निखिल के कपड़े सबसे अलग धोती है, बिस्तर भी अलग है। यानी अपना सब कुछ और इतना करीब। निखिल आज अछूतों की तरह दूर है। जैसे कुमुद का मन तड़पता है, वैसे ही निखिल भी कुमुद की ओर देखकर आंखें भर लाता है। नियति ने उन्हें नदी के 2 किनारे की तरह अलग कर दिया है। दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं पर छू नहीं सकते। दोनों के बिस्तर अलग अलग हुए भी 1 साल हो गया। कुमुद, क्या किसी ने भी नहीं सोचा था कि हंसते खेलते घर में मुसीबतों का पड़ाव टूट पड़ेगा। कुछ समय से निखिल के पैरों पर सूजन आ रही थी, आंखों में पीलापन नजर आ रहा था, तबीयत भी गिरी गिरी रहती थी। कुमुद की जिद पर ही निखिल डॉक्टर के यहाँ गया था। पीलिया का आदेश था। डॉक्टर ने टेस्ट क्या कराए, भूचाल आ गया। अब खोज हुई कि एड्स का वायरस आया कहाँ से। डॉक्टर का कहना था कि संक्रमित खून से या यूज्ड सिरिंज से वायरस ब्लड में आ जाता है। पता चला कि विवाह से पहले निखिल का एक्सीडेंट हुआ था और खून चढ़ाना पड़ा था। शायद यह वायरस वहीं से आया। लेकिन यह सुनकर निखिल के बड़े भैया भड़क उठे। ऐसा कैसे हो सकता है? खून
रेड क्रॉस सोसाइटी से मैं खुद लाया था, लेकिन उनकी बात को एक सिरे से खारिज कर दिया गया और सबने मान लिया कि खून से ही वायरस शरीर में आया। सबने मान लिया, पर कुमुद का मन नहीं माना कि 20 साल तक वायरस ने अपना प्रभाव क्यों नहीं दिखाया। वायरस आ तो गया, पर निष्क्रिय पड़ा रहा। डॉक्टर का कहना था, ठीक कहते हैं डॉक्टर आप, तभी वायरस ने मुझे नहीं छुआ। यह आपका सौभाग्य है कुमुद जी, वरना यह बीमारी पति से, पत्नी और पत्नी से बच्चों में फैलती ही है। कुमुद को लगा डॉक्टर ठीक कह रहा है, सब इस जानलेवा बीमारी से बचे हैं। यही क्या कम है, लेकिन 10 साल पहले निखिल ने अपना खून बड़े भैया के बेटे हार्दिक को दिया था, जो 3 साल पहले ही विदेश गया है। और उसके विदेश जाने से पहले सारे टेस्ट हुए थे, वायरस वहाँ भी नहीं था। ना चाहते हुए भी कुमुद जब भी खाली होती, विचार आकर घेर लेते हैं। आज अचानक उसके चिंतन को नई दिशा मिली। यदि पति पत्नी को यौन संबंधों द्वारा वायरस दे सकता है, तो वह भी किसी से यौन संबंध बनाकर ला सकता है। क्या निखिल भी किसी अन्य से? दिमाग घूम गया कुमुद का। एक एक बात उसके सामने नाच उठी। बड़े भैया का विश्वास पूर्वक यह कहना कि खून संक्रमित नहीं था, उनके बेटे व उन सब के टेस्ट नेगेटिव आने, यानी वायरस ब्लड से नहीं आया। यह अभी कुछ दिन पहले ही आया है। निखिल पर उसे अपने से भी ज्यादा विश्वास था और उसने उसी से विश्वासघात किया। कुमुद ने फौरन डॉक्टर को फोन मिलाया। डॉक्टर, आपने यह कहकर मेरा टेस्ट कराया था कि एड्स मुझे भी हो सकता है और आप 80% अपने विचार से सहमत थे। अब उसी 80% का वास्ता देकर आपसे पूछती हूँ कि यदि एक पति अपनी पत्नी को यह वायरस दे सकता है, तो निखिल भी अन्य महिला से यौन संबंध बनाकर यह बीमारी ला सकता है। हाँ, ऐसा संभव है कुमुद जी। और इसीलिए कुमुद ने फोन रख दिया। वह कटे पेड़ सी गिर पड़ी। निखिल, तुमने इतना बड़ा छल क्यों किया? मैं किसी की जूठन को अपने भाल पर सजाए रही। एक पल में ही उसके विचार बदल गए। निखिल के प्रति सहानुभूति और प्यार घृणा और उपेक्षा में बदल गए। मन हुआ निखिल को इसी हाल में छोड़कर भाग जाएं। अपने कर्मों की सजा आप पाएं, जिए या मरे, वह क्यों तिल तिल कर जले। जीवन का सारा खेल भावनाओं का खेल है। भावनाएं ही खत्म हो जाए तो जीवन मरुस्थल बन जाता है। अपना यह मरुस्थलीय जीवन किसे दिखाए कुमुद? एक चिंगारी सी जली और बुझ गई। निखिल उसे पुकार रहा था, पर कुमुद कहाँ सुन पा रही थी। वह तो दोनों हाथ खुलकर लुटी। निखिल ने भी और भावनाओं ने भी निखिल के इतने करीब होकर भी कभी उसने अपना मन नहीं खोला। एक बार भी अपनी करनी पर पश्चाताप नहीं हुआ। आखिर निखिल ने कैसे समझ लिया कि कुमुद हमेशा मूर्ख बनी रहेगी, केवल उसी के लिए लुटती रहेगी। आखिर कब तक? जवाब देना होगा निखिल को। क्यों किया उसने ऐसा? क्या कमी देखी कुमुद में? क्या कुमुद अब निखिल का साथ छोड़कर अपने लिए कोई और निखिल तलाश ले? निखिल तो अब उसके किसी काम का रहा नहीं। घिन हो आई कुमुद को यह सोचकर कि एक झूठे आदमी को अपना समझ अपने हिस्से की जूठन समेटती आई। उसकी तपस्या को गरहड़ लग गया। निखिल को आज उसके सवाल का जवाब देना ही होगा। तुमने ऐसा क्यों किया? निखिल, मैं सब जान चुकी हूँ
और निखिल असहाय सा कुमुद को देखने लगा। उसके पास कहने को कुछ भी नहीं बचा था।